जो नए कानून आए हैं, क्या वाकई में आने के बाद से कुछ परिवर्तन आया है न्याय व्यवस्था में? इतने सालों से चलती आ रही थी हमारी न्याय जो पुरानी आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड, उसको अब समझने के लिए, उसको करने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। बीएनएस और आईपीसी के बीच में जो अभी भी ये डावाडोल है, जो स्थिति अभी है, तो लगता नहीं कि कहीं इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि पहले पुराने सेक्शंस को पढ़ो, फिर अब आज नए सेक्शंस को पढ़ो बैठ के? बुक्स आ गई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या मैं तो ये जानता हूँ कि पुलिस ऑफिशियल्स को है, बड़ी दिक्कत आती है। दहेज के बारे में बात चली है तो आज के समय में सबसे ज़्यादा मिसयूज जो है वो इसी कानून का हो रहा है। स्पेशली जो लड़कियां हैं कहीं ना कहीं लूप होल्स का फ़ायदा उठा रही हैं इस चीज़ का कि उल्टा केस वो लड़कों पे डाल देती। तो क्या उनके लिए कोई प्रावधान है उन्हें बचाने के लिए? कोर्ट में अगर कोई झूठी एविडेंस देता है, झूठी गवाही देता है, उसके लिए स्पेशलिस्ट बीएनएस के अंदर प्रावधान बना दिया है। जुलाई में लागू हुए थे भारतीय न्याय संहिता और तकरीबन 2 महीने से ऊपर का समय हो चला है। क्या लगता है कि कानून की जो कार्य प्रणाली है वो कितनी आसान हुई है अब तक? कानून की जो प्रणाली है वो मुश्किल में बड़ी है, आसान नहीं। क्यों इतना ज़्यादा तादाद में क्राइम बढ़ रहा है कि कानून में चेंजेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन चेंजेस के बाद भी ये सब नहीं सॉर्ट हो पा रहा है? जब तक सरकार की इंटरफेरेंस पुलिस के साथ रहेगी तो पुलिस काम नहीं कर पाएगी। कई बारी पुलिस भी मजबूर हो जाती है अपने काम करने में, एक्यूज को पकड़ती है, अफसरों के, मिनिस्टरों के फ़ोन आ जाते हैं कि भाई छोड़ दो। पुलिस क्राइम को बढ़ाती है, पुलिस क्राइम को घटाती है। पुलिस को पावर मिलनी चाहिए लेकिन मिसयूज पावर नहीं मिलनी चाहिए कि उस पावर का वो मिसयूज करे। नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो कि जुलाई इसी साल 2024 से लागू तो हो गए, लेकिन उन कानूनों के लागू होने के बाद से देश में आखिरकार बदला क्या है? क्या वाकई में लोगों को न्याय जल्दी से मिल रहा है? पुराने कानूनों को हटाकर जो नए कानून लाए गए हैं वो लोगों के लिए कितना फायदेमंद हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ पूनम दुबे, आप देख रहे हैं जीजीसी, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से एडवोकेट हर्ष सानी जी मौजूद हैं। नमस्कार, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, बात हम वही कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता की कि जो नए कानून आए हैं, क्या वाकई में आने के बाद से कुछ परिवर्तन आया है न्याय व्यवस्था में? जो अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो नया लागू हुआ है, जो 1 जुलाई से लागू किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें अब कई फाइन लगा दिए हैं, बढ़ा दिए हैं, सज़ा बढ़ा दी गई है। कुछ चेंजिंग तो हुई है, काफ़ी कुछ चेंजिंग हुई है। उससे न्याय प्रशासन को बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और फायदा भी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि इसमें जो है न्याय दिलाने की तरफ ज़्यादा जोर दिया गया है अकॉर्डिंग टू, कि दंड देने से ज़्यादा कि लोगों को न्याय मिले और जल्दी मिले। मैडम, अभी 1 जुलाई से लागू हुआ है। जो पुरानी बुक्स हैं, हमारे जो पुराने एडवोकेट हैं, हमारी लाइब्रेरी हज़ारों, 5-5, 10-10 हज़ारों की जो पुरानी बुक्स पड़ी थी वो अभी वेस्ट मानी जा रही है। तो इतने सालों से चलती आ रही थी हमारी न्याय जो पुरानी आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड, उसको अब समझने के लिए, उसको करने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। अभी समय टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जो हमारी न्याय प्रणाली का है, अब चेंजिंग तो हो रही है। जैसे पॉक्सो के अंदर है, पॉक्सो के अंदर चेंजिंग काफ़ी हुई है। नाबालिग बच्चियों से जो रेप हो रहा है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट चल चुकी हैं, काफ़ी चेंजिंग है। अच्छा, चेंजेस तो आए हैं। आम लोगों के पर्सपेक्टिव से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वकीलों के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि जो नई धाराएं हैं, नए सेक्शंस हैं, उनको याद करने में या इम्प्लीमेंट करने में किस तरह की मुश्किलें हैं या आसानी है, क्या है ये? देखो, जो एडवोकेट होते हैं वो मुश्किलों के दौर से निकलते हैं। जो लोग, हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग परेशान होते हैं, उस दौर में वो एडवोकेट के पास आते हैं और हम अपने कंधों पे बोझ लेकर उनको न्याय दिलवाते हैं। ये हमारा तो डेली का वर्क है। हम घबराते नहीं इन चीज़ों से। घबराते नहीं हैं। तो यही मैं सवाल पूछना चाहूँगी आगे कि अभी आपने इससे पहले पॉक्सो एक्ट के बारे में बात की थी, तो उसमें कैसे तब्दीली आई है? किस तरीके से न्याय जल्दी मिल रहा है या काम देर से हो रहा है या क्या है? अभी पॉक्सो में ऐसी कुछ चेंजिंग नहीं करी गवर्नमेंट ने, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्पीडी ट्रायल से और बढ़ा दिया है। स्पीड है फास्ट ट्रैक कोर्टों में। जो हमारी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ रेप मर्डर होते हैं उसके अंदर चेंजिंग कर दी है, बहुत ज़्यादा फास्ट है अब। अच्छा सर, आपने फास्ट की बात कही इसमें, लेकिन जो ये लागू हुए, जुलाई से लागू हुए, लेकिन जो केस उससे पहले रजिस्टर हुए थे तो उसके तहत सज़ा मिलेगी या जुलाई के बाद जो बीएनएस है ये उसके तहत सज़ा मिलेगी? मैम, जो तो जुलाई से पहले 31 जुलाई से पहले 31 तक रात को 12 बजे रहेगी, उसमें तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड के मुताबिक सज़ा चलेगी। जो 1 जुलाई के बाद है उसमें बीएनएस के मुताबिक सज़ा होगी।
अच्छा, ये बीएनएस और आईपीसी के बीच में जो अभी भी ये डावाडोल है, जो स्थिति अभी है, तो लगता नहीं कि कहीं इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि पहले पुराने सेक्शंस को पढ़ो, फिर अब आज नए सेक्शंस को पढ़ो बैठ के? बिल्कुल है जी, बुक्स आ गई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या मैं तो ये जानता हूँ कि पुलिस ऑफिशियल्स को है, बड़ी दिक्कत आती है। हम मेरे पास भी बहुत फ़ोन आते हैं, अभी कॉम्प्लिकेटेड रहता है कई बारी। अब जो एफआईआर दर्ज होती है वो बीएनएस के मुताबिक दर्ज होती है, वो भी कंफ्यूज होते हैं अभी, लेकिन चेंजिंग होते हुए समय लगेगा। और समय के दौर से हमें तो बेसिकली ये है, न्याय मिलना चाहिए। कोई भी आए उसको कोर्ट में आके उसको न्याय मिले। तो आपने अभी तक कई सारे केसेस की स्टडी की होगी बीएनएस के तहत, तो क्या लगता है आपको कि पहला सेक्शन ज़्यादा अच्छा था कि ये जो अब नए कानून हैं वो ज़्यादा बेटर रहेंगे? मैडम, अगर मेरे दिल की चाहत करोगे तो जो पहले चलते आ रहे थे तो वेरी गुड थे। उसी के अंदर चेंजिंग हो जानी चाहिए थी। आईपीसी के अंदर अलग से चेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कम से कम एक एडवोकेट के पास 10-10, 15-15 हज़ार बुक्स होती हैं। वो सारी बुक्स उन 1947 के बाद अब तक वो ख़त्म हो जाएंगी। पुराने कानूनों का आप बेहतर बता रहे हैं, किस तरीके से बेहतर थे और किन किन कानूनों को जो है आप बेहतर मानते थे उसमें? मैम, अब ऑफिशियली क्या है, गुड पॉइंट क्या है, जैसे पुलिस ऑफिशियल को जब भी कोई मुकदमा आएगा तो मौके पर वीडियो बनानी अनिवार्य है। कोई भी क्राइम कर रहा है, कोई किसी ने करप्शन कर दी तो करप्शन पे पहले उसको मौके पर वीडियो बनानी है। कोई कुछ चुरा के ला रहा है, उसको चोर पकड़ रहे हैं, मौके पर रहते एट द स्पॉट उसकी वीडियो बनेगी। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इस बीएनएस में अच्छा है। तो क्या ये आईपीसी के तहत नहीं था ऐसा कुछ? नहीं, ये पहले नहीं था। पहले जब चालान के साथ वीडियो अनिवार्य नहीं होती थी, अब पुलिस जब चालान पेश करेगी तो वीडियो अनिवार्य है। अच्छा, यानी कि वीडियोग्राफी को जो है वो कंपलसरी कर दिया गया कि एज अ प्रूफ जो है वो कोर्ट में सबमिट किया जा सकता है उसे। जैसे पहले मिसयूज होता था, कहीं ऑफिशियल्स मिसयूज करते थे या कहीं झूठी मुकदमे दर्ज भी होते थे, तो उसको चेंजिंग के लिए बहुत अच्छा काम भी है। तो कहीं ना कहीं जो वीडियोग्राफी है वो पुलिस के लिए भी फायदेमंद रहेगी, क्योंकि कह देते हैं ना कि पैसे लेके केस को रफा दफा करने के लिए, तो एक तरह से प्रूफ हो जाएगा उनके पास। बिल्कुल, करप्शन जो बढ़ रही थी उसमें चेंजिंग तो होगी, लेकिन पुरानी आईपीसी को लागू रखना चाहिए था गवर्नमेंट को, और उसी के अंदर चेंजिंग करते अगर जरूरत थी तो। किस केस में आपको लगता है कि जो चेंज हुआ है वो सही है आज के टाइम में? मैम, मर्डर है, पहले 302 था, अब 103 कर दिया। और रेप है, जैसे 498, जो आजकल दहेज उत्पीड़न है, सबसे ज़्यादा केसेस इसके हैं। जो महिलाएं हैं वो उत्पीड़ित हैं इस चीज़ों से। और पहले वो 498A था, जो अब 103 हो गया है। उसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुए, लेकिन हुए हैं। लेकिन पब्लिक को अभी समझने में और हमें समझाने में अभी वक्त लगेगा उसके अंदर। अच्छा, दहेज के बारे में बात चली है, तो आज के समय में सबसे ज़्यादा मिसयूज जो है वो इसी कानून का हो रहा है। स्पेशली जो लड़कियां हैं कहीं ना कहीं लूप होल्स का फ़ायदा उठा रही हैं इस चीज़ का, कि उल्टा केस वो लड़कों पे डाल देती है। तो क्या उनके लिए कोई प्रावधान है उन्हें बचाने के लिए? मैम, पहले भी हमारी बहन बेटियां कुछ ऐसी थी जो इस चीज़ से पीड़ित भी होती थी, और लड़के भी पीड़ित होते थे। अब जो लड़कियां मिसयूज करती हैं तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट में अगर कोई झूठी एविडेंस देता है, झूठी गवाही देता है, उसके लिए स्पेशल इस बीएनएस के अंदर प्रावधान बना दिया है। पहले भी था लेकिन वो बढ़ा दिया गया है। अच्छा, कानूनों में और भी कई ऐसे कानून हैं, कोई नई जानकारी देना चाहेंगे कि पुराने जो कानून थे उसमें कौन सी एक बुराई थी कि जिसके तहत ये चेंज किया गया है? मैम, 498 डोरी जो पहले डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कशन किया, 498 डोरी पहले क्या था, उसके अंदर बेल दे देती थी, पुलिस भी बेल दे देती थी। लेकिन अब जो बीएनएस में है वो कोर्ट फैक्ट देखती है, फैक्ट देखने के बाद ही उसको बेल मिलती है। नहीं तो क्या होता था, लड़का लड़की को छोड़ देता था, शादी कराता था, साल बाद छोड़ देता था, तो लड़कियां बेचारी पीड़ित होती थी उस चीज़ से। अब उसमें चेंजिंग आई है, कोर्ट सोच समझ के बेल देती है। जुलाई में लागू हुए थे भारतीय न्याय संहिता और तकरीबन 2 महीने से ऊपर का समय हो चला है। क्या लगता है कि कानून की जो कार्य प्रणाली है वो कितनी आसान हुई है अब तक? मैडम, कानून की जो प्रणाली है वो मुश्किल में बड़ी है, आसान नहीं हुई। हाँ, क्योंकि पुराने कानून भी स्टडी करने हैं और नए वाले भी साथ लेके चलने हैं। बिल्कुल, अब 2 हैं, लेकिन जो एडवोकेट और जज का है काम करना, वो हमारा मुश्किलों से निकलना है। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, हम डेली नई नई चीज़ सीखते हैं और डेली नई नई चीज़ें सिखाते हैं। हमारे लिए मुश्किल नहीं, हमसे पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ करनी, क्या नहीं चीज़ करनी, लेकिन वक्त लगता है, वक्त के साथ घाव भी बढ़ते हैं। अच्छा, एक जो आजकल क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार सोशल मीडिया भी है। तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी कोई जो कानून वगैरह है या जो उनके एविडेंस प्रूफ पेश करने को लेकर ऐसा कुछ प्रावधान है इसमें? मैडम, जो क्राइम है वो बढ़ रहा है, डे बाय डे, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। अभी हाल में थोड़ी देर पहले हमारी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ,
ये बड़ा ही दुख दयनीय था जो हुआ। मैंने खुद एक एडवोकेट के साथ साथ एक समाज सेवी होने के नाते मैंने अंबाला शहर में एक गाड़ी चलाई, अपनी पर्सनल गाड़ी चलाई है। वो गाड़ी मैंने रात को 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले कोई भी ज़रूरतमंद मेरी बहन बेटी महिला है उसको ज़रूरत होगी, वो मेरे मोबाइल नंबर 9466360669 पर कॉल करेगी और मेरी इस गाड़ी के साथ एक महिला, जो महिला के साथ कंफर्टेबल होती है, तो मैंने स्पेशली ये सोचा कि एक महिला के साथ महिला कंफर्टेबल होती है, तो हमारे साथ हमारी मैडम हैं शिवानी गोयल, वो इस टीम को संभाल रही हैं। रात को हमने 12 बजे से लेके हमारी गाड़ी सड़कों पे मिलेगी और अंबाला चल भी रही है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि देश के दूसरे जिलों में भी होना चाहिए इस तरीके का। तो कहाँ से आया आपको ये ख्याल ऐसे? मैम, जब हमारी ये बेटी के साथ रेप और मर्डर हुआ तो मैंने रात को सोचा कि मेरी भी बेटी है और कल उसको डॉक्टर भी बनाना है। मैं आपके माध्यम से ये तो कहना चाहता हूँ, हमारी बेटियाँ पढ़ी तो ज़रूर हैं लेकिन हमारी बेटी ये बची नहीं। पढ़ने में नंबर 1 रही, अव्वल रही, लेकिन बचाने में शायद कोई भी, मैं किसी सरकार को वो दोष नहीं दूंगा, लेकिन बचाने में हम उसका भारतीय हैं, हम लोग असमर्थ रहे हैं। बार बार बेटियों को लेके जिक्र आप कर रहे हैं, तो बेटियों को लेके कानून में कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा ऐड हुआ, लेकिन होना चाहिए। हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए सुरक्षा मुहैया गवर्नमेंट को प्रदान करनी चाहिए। वो हरियाणा सरकार की, हिंदुस्तान सरकार की ड्यूटी है कि उनको प्रदान करें, पर्सनल सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने सिक्योरिटी दी है, जैसे डायल 112 की अगर बात करें, पर वही है ना कि लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। मैम, मैंने जब ये मुहिम स्टार्ट करी उसके बाद हरियाणा डीजीपी हरियाणा ने ये मुहिम स्टार्ट की कि लड़कियों को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले, मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैंने ये मुहिम स्टार्ट की। मेरी मुहिम के बाद डीजीपी हरियाणा ने मेरे लगते ये मुहिम स्टार्ट कर दी। अभी उनकी भी चल रही है और मैंने भी अपनी गाड़ी अंबाला लगाई है और आने वाले समय में मैं ये अपनी गाड़ियाँ हरियाणा तक लगाऊंगा। चलिए, ये तो सिक्योरिटी को लेके बात होगी, लेकिन फिर वही घूम के आते हैं कि बढ़ते क्राइम का कारण क्या मानते हैं आप, कि क्यों इतना ज़्यादा तादाद में क्राइम बढ़ रहा है, कि कानून में चेंजेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन चेंजेस के बाद भी ये सब नहीं सॉर्ट हो पा रहा है? सबसे बड़ा कारण मैडम नशा। हमारे देश में नशा बिकता है और खुलेआम चलता है। उस पे रोक सरकार लगा सकती है, पुलिस लगा सकती है। पुलिस को पावर सरकार ने देनी है। जब तक सरकार की इंटरफेरेंस पुलिस के साथ रहेगी तो पुलिस काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई बारी पुलिस भी मजबूर हो जाती है अपने काम करने में, एक्यूज को पकड़ती है, अफसरों के, मिनिस्टरों के फ़ोन आ जाते हैं कि भाई ये छोड़ दो। तो जब तक वो हमारा सिस्टम चेंज नहीं होगा तो हमारा देश नहीं सुधर सकता। आप सिस्टम चेंज करने की बात कह रहे हैं, तो सिस्टम में क्या चेंज आप करना चाहेंगे अगर आपको लगता है कि चेंजेस ज़रूरी है? चेंजिंग जरूरी मैम, सबसे ज़्यादा कि जो इंटरफेरेंस है उच्च अधिकारियों की, निचले मुलाजमों की, वो बंद होनी चाहिए। उच्च अधिकारी गलत काम में इंटरफेरेंस करनी बंद करें, अच्छे काम में इंटरफेरेंस स्टार्ट करें। कोई भी एक थाने का एसएचओ होता है, पुलिस क्राइम को बढ़ाती है, पुलिस क्राइम को घटाती है। पुलिस ही मेन है जो क्राइम को बढ़ाना और कम करती है। पुलिस को पावर मिलनी चाहिए, लेकिन मिसयूज़ पावर नहीं मिलनी चाहिए कि उस पावर का वो मिसयूज़ करें। तो उसके लिए लॉ बना है। अगर वो मिसयूज़ करते हैं तो लॉ उनको सज़ा भी देता है और कोर्ट में उनको प्रॉपर सज़ा देकर उनको जेल भी भेजता है। तो वो डर भी है उनको, और उस डर की वजह से ही ये देश चल रहा है। मतलब ये है कि सिस्टम के पास, मतलब पुलिस की जो प्रशासन है उनके पास पावर है, तो पावर उनके ऊपर भी उनको कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल है जी, और उसी से हमारा देश चल रहा है। हर एक के ऊपर एक स्टेप बना हुआ है और अदालत से सब डरते हैं। अदालत न्याय करता है प्रॉपर। अगर अच्छे वकील अच्छे केस को पढ़ें, अच्छे से करें तो न्याय मिलता है। हमने दिलाया है न्याय। जिनके लिए न्याय चाहिए हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी खड़े होते हैं। हमारे गरीब ज़रूरतमंद लोग जो बेचारे कोर्ट में आते हुए, अदालत में आते हुए घबराते हैं कि कहीं वकील साहब को 50,000 रुपये, लाख रुपए देने ना पड़े, तो वहाँ पर मेरे जैसा एक लोगों का मसीहा, गरीबों का मसीहा, एक एडवोकेट हरसानी अब खड़ा हुआ है अम्बाला में, और लोगों को इंसाफ दिलाने, ये नहीं कि फ्री में, लेकिन उनको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा हूँ मैं। अच्छा, ये तो आपने अम्बाला की बात की, लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर लोग कैसे ही जाएं? क्योंकि आपने कहा ना कि न्याय प्रणाली में वकील महंगे पड़ते हैं, तो लीगल एड किस तरह से उनके लिए हेल्प आउट हो सकती है? मैम, गवर्नमेंट ने लीगल एड प्रोवाइड किया है। लीगल एड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हर एक आदमी को, हर एक महिला को, हर एक ज़रूरतमंद को। वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि मैं एडवोकेट नहीं कर सकता, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड कोर्ट द्वारा प्राप्त होता है। तो किस तरीके, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना, तो ये कैसे मिल सकता है? जरा आप बताएंगे दर्शकों को कि कैसे प्रोवाइड हो सकती है सर्विस? मैं आपके माध्यम से
अंबाला वासियों को, हरियाणा वासियों को और हिंदुस्तान वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस किसी भाई बहन को, ज़रूरतमंद को अदालत में इंसाफ के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, वो अदालत में एडीआर सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर जाए, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन पुटअप करे कि हम इतने गरीब हैं, हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है, तो अदालत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक वकील मुफ्त में प्राप्त होगा। हर एक कोर्ट में ये सुविधा उपलब्ध है। तो इसके लिए कोई कागजी कार्रवाई या किसी के थ्रू कैसे पता चलेगा ये? मैम अदालत में पीपी सरकारी वकील बने हुए हैं, हर एक कोर्ट के सरकारी वकील हैं, उनको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, बताना पड़ता है, उसके माध्यम से सब चैनल चलता है, वो कोर्ट में अदालत में आए। एडीआर सेंटर बने हुए हैं, सिविल स्पेशल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, और वो वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन दें और वहाँ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एडवोकेट प्रोवाइड होगा। तो लोगों को इस सर्विस के बारे में क्यों नहीं पता चला? क्या लगता है कहीं ना कहीं जो कोर्ट है अपनी सर्विसेज को लोगों को बता पाने में शायद नहीं, असफल नहीं हुआ शायद? मैम अवेयरनेस की कमी है हमारे देश में, हमारे देश में अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। अब आप हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके थ्रू आज कितने हज़ारों लोग इस चीज़ को देखेंगे और मेरी मुहिम अदालतों को देखकर वो भी एक दूसरे का साथ देंगे। ज़रूरी भी है क्योंकि अदालती कार्रवाई काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी इसमें पैसा, टाइम, वक्त भी ज़ाया होता है। तो ये जो नए कानून है, क्या लगता है आपको कि लोगों का पैसा और समय बचा पाने में हेल्प करेंगे? मैम हमें तो नहीं लगता अभी कि कुछ चेंजिंग आई है, सेम वैसे ही चल रहा है। आईपीसी मच बेटर थी और हमने तो अनुरोध भी किया कि इसको चेंज ना करके उसी के अंदर ऐड होना चाहिए, लेकिन अभी सरकार चल रही है, कर रहे हैं, अभी देखते हैं आने वाले टाइम में शायद चेंजिंग आ जाए कुछ। नहीं, फिर भी अगर भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो क्या लगता है आपको कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या काम करेगी ये व्यवस्था? मैम बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है, गवर्नमेंट ने अच्छे के लिए बनाई है। आईपीसी बनी थी वो भी अच्छे के लिए बनी थी। देखिए आईपीसी में तो ऐसा कहता है ना कि उसके जो कानून है बहुत सख्त कानून है, जबकि बीएनएस के बारे में कहा जाता है कि इसमें दंड से ज्यादा लोगों को न्याय दिलवाने के लिए कहा गया है। मैम न्याय भी तभी है जब दूसरी पार्टी को दंड मिलेगा, और इसके अंदर फाइन बढ़ा दिया गया है। किस तरीके के फाइन वो बताएंगे? मैम जैसे पहले आईपीसी में 10,000 था, वो 50,000 कर दिया, 40,000 कर दिया, 1 लाख तक कर दिया, वो बढ़ा दिया है फाइन को किसी केस। किस सिस्टम में आप किसी स्पेसिफिक केस के बारे में बताना चाहेंगे ऐसे? मैम जैसे कोई हमारे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी घर पे चोरी हो जाती है, चोरी में पहले क्या होता था, चोर पकड़ते थे, चोरी हो जाती थी तो उसको 2-3 बारी में अगर वो 6 महीने अंदर रह लिया उसके बाद उसको कई बारी माफ़ भी कर देते थे। लेकिन अब क्या है, अब वो चोरी अगर दूसरी बारी चोरी करता है, एक बारी पकड़ा गया, अगर दोबारा पकड़ा जाता है तो उसको सजा है। मतलब 2 बार उसको ऑप्शन दिया गया बचने के लिए? बचने के लिए नहीं, हम मैम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं वो जैसे चोरी करता है वो 2 महीने जेल में रह लेता है, तो कई बार ये अदालत उसके गुड बिहेवियर पे देखकर उसको बरी कर देती है, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। तो पहले वाले सेक्शन का कोई और केस आप बताना चाहेंगे कि पहले कैसे फायदा देता था और अब उसमें थोड़ा लचर हो गई व्यवस्था उसके करके? सबसे बड़ा डॉरी में रहा है, जो हमारी बार घूम फिर के डाउरी ही आ रहा है केस अपने पास है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं पीड़ित हैं उस चीज़ से। नहीं, महिलाएं नहीं, पुरुष वर्ग भी पीड़ित है। बिल्कुल हैं जी, पुरुष वर्ग भी पीड़ित हैं। कई बारी झूठी एप्लीकेशनें, अब क्या है, अब नया जो कानून चेंज हुआ उसके अंदर सबसे बड़ा मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई भी पुलिस ऑफिशियल, कोई भी आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर एफआईआर दर्ज करता है किसी पीड़ित की, अगर उसके पास उसके प्रूफ है, पहले क्या होता था, सौरे पे 354 छेड़खानी के एलिगेशन लगा देती थी लड़कियां, देवर पे छेड़खानी के एलिगेशन लगा देती थी, जबकि वो देवर उस छेड़खानी के टाइम वहां पर नहीं किसी अन्य स्टेट पर होता था। हाँ, ये केसेस यूपी में भी काफी सारे केसेस होता है। अब क्या है, अब जो भी मुकदमा दर्ज होगा वो अगर उस पीड़ित के पास कोई प्रूफ होगा तो ही उनका नाम आएगा, अदरवाइज एफआईआर में सबका नाम डिडक्ट हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर ये सब सच है और प्रूफ नहीं है फिर? मैम अगर सच है तो उनका नाम आएगा, अगर सच नहीं है तो एफआईआर में नाम नहीं आएगा। चलिए, काफ़ी वैसे कानून की पेचीदगियाँ काफ़ी उलझी हुई हैं, लेकिन लगता नहीं है कि लोगों को इन सब के बारे में बताने की ज़रूरत है, उन्हें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है? मैम आप जैसे न्यूज़ के माध्यम से आप लोग कर रहे हो, आपका बड़ा धन्यवाद है। आप जैसे और न्यूज़ वाले से भी मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि ये जो अवेयरनेस है ये लोगों तक पहुँचाएं। ये हमारे देश के जो नौजवान हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारी जो बुज़ुर्ग हैं, इनको जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि कानून पेचीदा ही ऐसा है, क्योंकि लोग तो ऐसा लगता है कि कौन सेक्शन इतने याद रखेगा, कौन आईपीसी, ये वो सब, तो उनको लगता है कि बाहर ही सुलटा लेते हैं मामला, फिर बाहर सुलटाने के बाद मुझे लगता है न्याय मिलता नहीं है फिर जल्दी। मैम अब एडीआर सेंटर बना दिए हैं, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कोर्ट भेजती है, दोनों पार्टी को पूछती है कि हाँ जी आप कॉम्प्रोमाइज़, हमारी अम्बाला शहर में अदालतें हैं,
100 में से 75% कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। अदालतें बिठा के 498 में दिखाती हैं, हाँ जी अपना सॉल्व कर लो, अगर नहीं है तो एलिमनी दे दो, अगर आपने झूठी एफआईआर कराई है तो अपनी विड्रॉ करो। स्पेशली जज साहब समझाते हैं, हमारी तरफ से समझाया जाता है। हम भी नहीं चाहते किसी का घर खराब हो या बढ़े, लेकिन जहाँ पे कोई गलत प्रणाली होती है तो हम उसके साथ डट के खड़ते हैं। जैसे कि हालसा है, एचएलएस से नालसा है, इनके बारे में जरा बताइए जरा दर्शकों को। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश में जितनी भी झूठी एफआईआर हैं, हमारे पीड़ित पुरुष हैं वो इस चीज़ के समस्या में हैं। जितने भी अब जो हो रहे हैं पुरुष, उनको लगता है कि हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज होगी, तो वो अपनी जो झूठी एफआईआर हैं, सबसे बड़ा आज किसी को नहीं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, लाइट डिटेक्टर टेस्ट। ये क्या चीज़ हुई? ये एक टेस्ट ऐसा होता है मैम, जो बड़े से बड़ा रेप पीड़ित, बड़े से बड़ा मर्डर, जब उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो जाता है तो बड़े से बड़ा चीज़ खुल जाती है। अम्बाला में आज से कुछ समय पहले 2 नाबालिग बच्चियों की हत्या हुई है, 7 और 8 साल की। मैं उन बच्चियों की तरफ से अदालत में उनको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा हूँ। वो बड़ा हाईलाइट मैटर था, पूरे हरियाणा में हुआ, हिंदुस्तान तक वो उजागर हुआ। घर में उनकी लाश मिली, तो उनके जो दादाजी हैं वेद प्रकाश जी, वो मेरे संपर्क में आए, तो उसकी माँ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके पुलिस ने उसको जेल में कर दिया, उसको दोषी बना दिया। लेकिन मैंने उसकी आवाज़ उठाई, आवाज़ ये उठाई कि अकेली माँ अपनी बच्चियों का मर्डर नहीं कर सकती, गला नहीं घोट सकती। कोई भी औरत होगी, कोई भी माँ होगी, वो दुख में होगी, वो जहर खा लेगी और अपनी बच्चियों को जहर दे देगी, लेकिन गला नहीं घोट सकती। उसके लिए मैंने चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी। अम्बाला एएसपी मैडम है हमारे, मैडम, उनको मिला मैं, और हम उसकी माँ का लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाएंगे। उससे सच्चाई सामने आएगी कि एक्चुअली ये मर्डर किसने किया और किसकी सहायता से हुआ। ये बहुत बड़ा वर्ड है मैडम, जो आज आपके माध्यम से मैंने बताया। आप लाइट डिटेक्टर टेस्ट की बात कर रहे हैं, क्या इजीली किसी का भी करवाया जा सकता है किसी भी सिचुएशन में? मैम, अक्यूज्ड की परमिशन बहुत जरूरी होती है, कोर्ट की परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। पुलिस सिर्फ एप्लीकेशन पुटअप कर सकती है, लेकिन अक्यूज्ड की मर्जी होती है वेदर वो करवाना चाहे या ना। तो अगर वो सामने से अगर मुकर जाए वो कल्प्रिट है। तो मुकरने का मतलब ये, क्योंकि आप ये कह रहे हो ना कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाना एक्यूज पे डिपेंड करता है, तो मतलब कानून उसको अधिकार देता है इस चीज़ का, तो ये तो उसका अपना अधिकार हुआ ना, तो अधिकार का मतलब ये नहीं है ना कि वो एक्यूज हो गया। मैम, 2 तरह के टेस्ट होते हैं। हाँ। एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट, एक नार्को टेस्ट। हरियाणा में लाइट डिटेक्टर टेस्ट मधुबन में होता है। उसमें आपको मशीनें लगाई जाती है, चेयर पे बिठाया जाता है और सामने ईसीजी चलती है। उस ईसीजी से मनोवैज्ञानिक होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं आपको। वो जो एक्यूज होता है उससे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ही वो घबराता है तो ईसीजी अप डाउन करती है। एक होता है नार्को टेस्ट जो हैदराबाद में होता है। वो नार्को टेस्ट इंजेक्शन लगा के नशे की उसमें करवाया जाता है। वो कसाब के केस में मुंबई अटैक बिल्कुल हुआ था और उसमें सच्चाई भी सामने आई थी। हाँ, उसका वीडियो भी आया था। बिल्कुल आया था। और मैं जैसे जो पुचीता केस होते हैं, जो ब्लाइंड मर्डर होते हैं, उसके अंदर मैं रिकमेंड करता हूँ और करवाता हूँ कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो। तो ये जो ब्लाइंड मर्डर में जो आप लाइट डिटेक्टर कह रहे हो, तो जो नए कानून आए क्या उसमें भी कोई प्रोसीजर में चेंज है? क्योंकि पहले तो शायद इजीली होता नहीं था ये। नहीं, अब भी हो जाता है। किसी को शायद ये नॉलेज नहीं है और नॉलेज की कमी, अवेयरनेस की कमी, वो मारी जाती है। कोर्ट के अंदर एडवोकेट जो कंप्लेनेंट का होता है वो एप्लीकेशन पुटअप कर सकता है, आगे कोर्ट की मर्जी होती है उसकी आर्गूमेंट पे कि वेदर लाइट डिटेक्टर टेस्ट की परमिशन देता है या नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये थे हमारे साथ हर्ष साहनी एडवोकेट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कई अहम जानकारियाँ देने के लिए। इसी तरह की कानून से जुड़ी और भी कई नई जानकारी आपको देते रहेंगे, बने रहिए जीजीसी के साथ।